सबसे पहले समझो कहानी क्या है। कहानी किसको कहते हैं? जैसे गद्य हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो गद्य में कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, लेख, संस्मरण, ये सब कहा जा, अभी और भी है, कहा जाता है कि गद्य साहित्य की विधा है। मतलब एक तरीके का प्रारूप है। कोई कहानी होती है, कोई नाटक होता है, कोई यात्रा वृत्तांत, कोई जीवनी, कोई लेख, कोई संस्मरण। तो ये जानना पड़ता है, सबका अलग अलग रूप प्रारूप होता है। तो वैसे ही जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे अभी कहानी, तो कहानी किसको कहेंगे हम? तो कहानी के लिए 2-3 जरूरी चीज़ है। कहानी का 2-3 जो आवश्यक तत्व कहा जाता है, माना जाता है। तो वो होता है, सबसे पहला है जो कहानी में होगा, हमको मिलेगा। कहानी में चाहिए हमको पात्र। पात्र का मतलब कैरेक्टर। जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, है? तो सिनेमा में कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई विलन होता है, नहीं कुछ साथी कलाकार होते हैं अलग अलग तरीके के। तो वो पात्र हुए, ठीक है। पात्र के बाद ये लोग करेगा क्या? खाली पात्र रह के क्या करेगा? इनको कुछ करना होगा ना। तो ये इसके बाद दूसरा होता है घटना। कुछ ना कुछ इवेंट होगा, कोई ना कोई इवेंट होगा। और तीसरी इसमें ज़रूरी चीज़ है घटना घटित होने का स्थान। कहने का मतलब है कि पात्र हैं तो ये क्या करेंगे, इनके द्वारा कुछ किया जाएगा। तो कुछ ये क्या करेंगे, कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई घटना होगी, उसके हिसाब से ये लोग एक्ट करेगा। अब है कि आखिर वो घटना घटेगा कहाँ? आसमान में तो होगा नहीं, नहीं। तो घटना घटित होने का स्थान चाहिए। वो नदी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, तालाब हो सकता है, गांव हो सकता है, शहर हो सकता है। कोई ना कोई जगह होगा जहाँ पर घटना घटित होगा, ठीक है। इसके बाद मान लो कि घटना घटित होने का स्थान हो गया, तो घटना घटित होने का समय भी होगा कुछ। दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में, आधी रात में, जब भी हो। तो यही 4-5 चीज़ मिल करके क्या करता है? कहानी बनाता है, ठीक। और ये कहानी जो होती है काल्पनिक होती है। काल्पनिक कहने का मतलब कि इसका सच्ची घटना से संबंध नहीं होता है। हो भी सकता है, किसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन उस घटना को आधार बना करके जब हम कहानी लिखेंगे तो आधार होगा सिर्फ वो घटना। कोई सच्ची घटना मान लो इसका आधार हो सकती है, लेकिन उसमें कथाकार जो होता है, जो कहानी लिखता है, वह अपने मन से बहुत सारी बातों को मिलाता है अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी सोच के हिसाब से, ठीक है। उसमें वो क्या करता है? कुछ मिलाता है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं आलू का, लेकिन सब्जी टेस्टी हो इसके लिए क्या क्या करते हैं? और भी बहुत सारे काम करते हैं, नहीं। आलू को मान लो बॉयल कर दिया, उसमें कई तरीके के मसाले वगैरह मिलाते हैं। किस लिए करते हैं? कि टेस्टी बने। तो वैसे ही कहानी अच्छी बने, इसके लिए साहित्यकार अपने क्षमता के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी सोच के हिसाब से उसमें और भी बहुत सारा कुछ डालता है। तो ऐसे करके एक कहानी का जन्म होता है, चाहे ऐसे करके एक कहानी बनती है। अब हमको जो अभी यहाँ कहानी पढ़नी है, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद के बारे में जान लो कि प्रेमचंद पहले जो थे ये नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से ये कहानियाँ लिखा करते थे। बाद में इनको अपना नाम बदलना पड़ा, इसके पीछे एक अलग कहानी है। इनको अपना नाम बदलना पड़ा, बदल करके इनको अपना नाम रखना पड़ा
मुंशी प्रेमचंद चाहे प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ हम लोग पढ़ेंगे, अधिकतर कहानियों में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। ग्रामीण संस्कृति से मतलब है कि प्रेमचंद की कहानियों में गांव देहात की बातें हमको ज़्यादा मिलेगी सुनने को, देखने को, या गांव देहात के बारे में हमको सुनने समझने को ज़्यादा मिलेगा प्रेमचंद की कहानी में। प्रेमचंद की कहानी में जो घर होगा ना, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जिक्र नहीं होगा। प्रेमचंद की कहानी में जिस घर का जिक्र होगा वो या तो खपड़ैल होगा, चाहे क्या कहते हैं, टाटी पलानी वगैरह का घर होगा। प्रेमचंद की कहानियों के जो पात्र होंगे वो शॉर्ट पैंट कोट पहनने वाले नहीं होंगे। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों के पात्र धोती कुर्ता पहनने वाले हैं, फटा पुराना कपड़ा पहनने वाले हैं। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों का जो घटना घटित होने का स्थान होगा, नहीं, वह कोई पार्क या स्टेडियम नहीं मिलेगा। ठीक है। वो नदी का किनारा हो सकता है, खेत हो सकता है, तालाब हो सकता है, नहीं, आम का बगीचा हो सकता है। प्रेमचंद की कहानियों में हमको बकरी का जिक्र मिलेगा, बैल का जिक्र मिलेगा, गधा का जिक्र मिलेगा, कुत्ता का जिक्र मिलेगा, नहीं, चिड़ियाघर के मोड़ का जिक्र नहीं मिलेगा, पिंजरे में बंद शेर का जिक्र नहीं मिलेगा। गैस का चूल्हा प्रेमचंद की कहानी में नहीं दिखेगा, मिट्टी का चूल्हा दिखेगा जिसमें जलावन लगा करके लोग खाना बनाता है। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों की यदि महिला पात्र कोई है तो वो खूबसूरत, क्या कहते हैं, महंगी महंगी साड़ी पहनने वाली नहीं है, खूब गहना वगैरह पहनने वाली नहीं है, वह खेतों में काम करने वाली। ग्रामीण संस्कृति का वर्णन हमको मिलता है किसकी कहानी में? प्रेमचंद की कहानी में हमको क्या मिलता है? ग्रामीण संस्कृति का वर्णन मिलता है। और इसीलिए प्रेमचंद को आंचलिक कथाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंचलिक कथाकार। प्रेमचंद की दूसरी उपलब्धि है, इनको कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट। तो कथा सम्राट इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में जैसे पंच परमेश्वर, तुम नहीं पढ़ी होगी अभी। ईदगाह मिला है कभी पढ़ने के लिए? हाँ? तो ये सब मंत्र छोटे छोटे बच्चों के, मतलब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां में ये कहानियाँ मिलती हैं पढ़ने के लिए। ईदगाह कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। मंत्र पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? थोड़ा सा तुमको सुना देते हैं मंत्र कहानी, पहले सुन लो मंत्र कहानी के बारे में। याद एकदम पढ़ी होगी, तुमको याद नहीं आ रहा है। मंत्र कहानी में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति रहता है। ठीक है। उसको एक ही वो बेटा है। उसके बेटे को 3-4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, मतलब बहुत तेज बुखार है। तो वह लेकर के जाता है उसको, 4 आदमी खटिया पर लेकर के जाता है वो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जिस समय वो लोग पहुंचते हैं उसी समय डॉक्टर गोल्फ खेलने के लिए, वो अमीर लोगों का खेल है, नहीं, वो खेलने के लिए निकल रहा होता है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति उससे मतलब अनुनय विनय करता है, कहता है कि आप हमारे बेटा को देख लीजिए। तो ऐसे वो घड़ी देखता है, घड़ी देख कहता है कि नहीं, ये मेरे गोल्फ खेलने का टाइम है, हम अभी कोई पेशेंट नहीं देखेंगे, कोई रोगी नहीं देखेंगे। डॉक्टर चला जाता है, अपना खेलने चला जाता है। बुखार से इसका बेटा मर जाता है। इसके बेटे का इलाज नहीं हो पाता है समय पर, मर जाता है। यहाँ ख़त्म हो गया ये चीज़। उसके बाद अब इसमें डॉक्टर की बात आती है। तो डॉक्टर की बात आती है तो डॉक्टर को भी एक बेटा है। डॉक्टर के बेटे का तिलक या माने उसकी शादी हो रही होती है, उसके घर में समारोह है, तिलक वगैरह का माहौल है, नहीं, लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, सब उत्सव का माहौल है। डॉक्टर का बेटवा जो है ना, उसको सांप पालने का शौक रहता है। सांप पर रिसर्च वगैरह करता होगा, सांप पालता है।
तो नहीं होता है कि हमको जिस चीज़ का शौक़ होता है तो हम अपने दोस्तों से मित्रों से दिखाते हैं उस चीज़ को ले जा करके, तो इन लोगों को ले जाके दिखा रहा है। तो उसमें एक लड़की रहती है, तो वो लड़कियाँ कहती है एगो सांप की तरफ इशारा करके कि इसको दिखाओ, इसको बाहर निकालो। वो कहता है लड़का कि नहीं बहुत जहरीला सांप है, तो वो कहती है कि तुम सांप से डरता है, इसका मतलब नहीं। तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको बाहर निकालता है उस सांप को, तब तक वो सांप को काट लेता है। किसको? डॉक्टर बाबा के बेटा को, उसी का तिलक आने वाला है, उसी को सांप काट लिया। समझ गई? अब वो बेहोश हो जाता है सांप के जहर से। डॉक्टर साहब अपना मन भर इलाज करते हैं, वहाँ अन्य डॉक्टर आए हैं, सब लोग दवा दारू इलाज करता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बेहोश हो जाता है। अब हो गया कि रात बहुत अधिक हो गई है, सुबह में इसको मतलब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सब लोग उसको क्या मान लेते हैं? मरा हुआ मान लेते हैं। तब तक उसी में कोई कहता है कि भगत यदि आकर के झाड़ फूँक करेगा तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो ये भगत कौन रहता है? वही बूढ़ा वाला आदमी रहता है जिसका बेटवा कोई नहीं देखा था, वो मर गया था बेटवा। तो भगत के पास डॉक्टर के आदमी जाते हैं बुलाने के लिए। भगत को जब पता चलता है कि उसी डॉक्टर के बेटे को सांप काट लिया है, तो कहता है कि भागो, हम नहीं जाएंगे, उसी के चलते तो मेरा बेटा मर गया, हम उसके बेटा को बचाने के लिए नहीं आता है, भगा देता है। अब इस भगत की पत्नी है बुढ़िया, तो बुढ़िया ये देख रही है ना कि डॉक्टर के यहाँ से जो लोग आए थे वो लोग चले गए, अब भगत रात में सो नहीं रहे हैं। कभी बरामदा में बैठ के बीड़ी पी रहा है, कभी बाहर निकल के बीड़ी पी रहा है, नहीं इधर उधर किए हुए हैं। बुढ़िया बेचारी अपना थक हार के सो जाती है। ये क्या करता है कि पगडंडी का रास्ता अपना करके नहीं पहुंचता है किसके यहाँ? उस डॉक्टर के यहाँ रात में जा करके। अब सब लोग तो थक हार के सोने को है, किसी से पूछता है, बता देता है कि वहाँ है, जाता है उसका नब्ज वगैरह देखता है, रात भर बैठ करके उसको झाड़ता है, ठीक है, और झाड़ते झाड़ते उसका जौहर उतार देता है। डॉक्टर का बेटा उठ करके बैठ जाता है। नहीं, सुबह में अब इसकी खोजी पड़ती है, इसको लोग खोजता है कि कहाँ गया। तो उसका एक दरवान बताता है, डॉक्टर का मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो होगा वहाँ, वो बताता है कि सब करने के बाद भगत यहाँ बैठे हैं, एक चिलम गांजा पिए हैं, नहीं खैनी भी हमसे नहीं लिए हैं, गांजवा में खैनी मिलाया जाता है, नहीं भगत चले गए हैं यहाँ से। तो ये चीज़ अब तुम कहेगी कि इसमें तो गोल्फ खेलने का जिक्र है, इसमें तो अमीर लोगों का बात है इस कहानी में। अभी तो हम तुमको बताया है कि प्रेमचंद की कहानियों में क्या मिलती है? ग्रामीण संस्कृति का वर्णन मिलता है। लेकिन तो वही हम तुमको कहें कि ग्रामीण संस्कृति का वर्णन मिलता है, तो ये गांव के लोगों की सोच है, ये ग्रामीण संस्कृति है कि किसी के चलते हमारा नुकसान हुआ है तो हुआ है, यदि हमारे चलते उसको कुछ फ़ायदा हो जाता है तो हम उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं। हमारा कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना क्षति हुआ हमारा, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यदि हमसे किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो वो हम कर दें, जो कि भगत ने जा कर के किया। तो दूसरी प्रेमचंद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत आसान शब्दों में नहीं, और इस तरीके से घटनाओं का जिक्र करते हैं, इस तरीके से अपनी कहानी का ताना बाना बुनते हैं कि इनकी कहानियाँ जो कम पढ़ा लिखा लोग है उसको भी बहुत जल्दी समझ में आती है। वो भी प्रेमचंद अपनी कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कम पढ़ा लिखा लोग भी समझ जाता है, और खूब पढ़े लिखे लोग भी जो हैं नहीं, उनको भी इनकी कहानियाँ पढ़ने में आनंद आती है, उनको भी अच्छा लगता है। यानी प्रेमचंद एक तरीके से सबके लेखक हैं, सबके कहानीकार हैं, कम पढ़े लिखे वालों के भी और अधिक पढ़े लिखे वालों के। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही नामक ग्राम में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के बनारस में है। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, गबन, निर्मला और कर्मभूमि इत्यादि शामिल हैं। प्रेमचंद ने हंस,
जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया है। प्रेमचंद की कहानियों के मुख्य विषय किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता और राष्ट्र प्रेम आदि हुआ करते थे। इनके लेखन में हमें हर तरीके के शब्दों का प्रयोग दिखता है, मसलन अंग्रेजी, अरबी, फारसी इत्यादि। प्रेमचंद की भाषा जो है वह एकदम सहज, सरल, सजीव और मुहावरेदार है। सन 1936 ईस्वी में इन्होंने इस संसार को अलविदा